हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं पॉकेट एफएम की अपनी स्टोरी जो मैंने पॉकेट नोवेल पर लिखी है, माय डेविल वाइफ, तो मैं उस कहानी को अपनी खुद की वॉइस में नरेट करने वाली हूँ। आई होप आपको वो पसंद आए। वैसे मैंने कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाला, तो इसका रीज़न है कि मेरी हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अभी भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इस कहानी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, माय फैमिली। एक छोटा सा घर जिसमें एक 19 साल का लड़का अपने कमरे में कपड़े बिखेर कर बैठा था और उनमें कुछ खोज रहा था। तभी कमरे में उसकी माँ, जो एक अधेड़ उम्र की औरत है, आती है। कमरे की हालत देखकर अपने सिर पर हाथ रख लेती है, बोहें इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उस लड़के पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तो बस उस कपड़ों के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसकी माँ गुस्से से कहती है, कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो ये सब क्या है? माँ, मुझे ये सब नहीं पहनने। लेकिन क्यों? क्योंकि आज मेरे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और वो भी बहुत बड़े होटल में। तो क्या? माँ, क्या मैं ये कपड़े पहनकर वहाँ जाऊँ? तो इनमें खराबी क्या है? माँ, ये कपड़े पता नहीं कब से पहन रहा हूँ, इनका तो रंग भी उड़ गया और कुछ तो फट भी गए। अच्छा ठीक है, अब बहाने बनाना बंद करो और ये लो 1000 रुपये और जाकर कुछ कपड़े ले आना। ठीक है माँ। वो खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही उसकी माँ उसके कपड़ों को उठाकर देखती है और कहती है, ये कमीज़ तो फट गई, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे सिलवा दूंगी। और वो भी वहाँ से चली जाती है। वहीं कृष्ण बहुत खुश था। उसके पास पैसे जो थे, वो एक दुकान पर जाता है और उन्हें कुछ कपड़े दिखाने के लिए कहता है। जो व्यक्ति उसका हाल देखकर समझ जाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और ये यहाँ बस उसका समय बर्बाद करने आया है, वो आदमी उसे बहुत कम कीमत के कपड़े दिखाता है जो कृष्ण को पसंद नहीं आते और वो उन्हें कुछ और कपड़े दिखाने के लिए कहता है। लेकिन दुकानदार उसे बाहर निकाल देता है, जिस पर कृष्ण को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते वो एक पत्थर को लात मारता है, तो वो पत्थर एक बहुत महंगी कार को लगता है, जिस पर कृष्ण की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाकर वो किसी से टकरा जाता है। वो एक लड़की थी जो यहाँ घूम रही थी। कृष्ण उसे देखकर अपने होश खोने लगता है और वो अपने मन में कहता है, खूबसूरत, ये काली आंखें, ये गोरा रंग, ये लंबे पलके, ये रेशम से बाल और ये मास्क। क्या मास्क? काश मैं ये मास्क हटा पाता। और ये सोचते ही उसका हाथ मास्क हटाने के लिए जाने लगता है कि तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे उस लड़की से अलग कर देता है। वो लड़की एकटक बस उसे ही देख रही थी, नहीं, घूर रही थी। ये देखकर वो शर्मा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि उसने तो उसका नंबर ही नहीं लिया। लेकिन जब वो यहाँ वहाँ देखता है तब उसे पता चलता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। तो ये देखकर वो उदास हो जाता है कि तभी उसकी नज़र एक कार्ड पर जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की प्रियंका सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ, बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक, उम्र 26 साल, जीनियस गर्ल। वो जाकर कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। आज वो यहाँ से जाने वाली है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से इंतज़ार करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। कृष्ण खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है, जो भी आज उसके साथ बाजार में हुआ। वो उन्हें प्रियंका के बारे में बताता है कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए ही उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ और बहन दोनों से छेड़ने लगती है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया। लेकिन वो तो बस ये सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी और क्या मास्क के नीचे का चेहरा इतना सुंदर होगा। इन सभी ख्यालों में खोए खोए ही
वो तैयार होता है और पार्टी के लिए चला जाता है। वो एक न्यू स्टूडेंट है, इसलिए वो किसी को नहीं जानता। वो स्कॉलरशिप के कारण ही इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन ले पाया। ये यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिससे कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपने सभी पुराने दोस्तों को इस बारे में बताया था कि वो कितने बड़े कॉलेज में जा रहा है। यहाँ केवल बड़े परिवारों के बच्चे ही आते हैं, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो इस कॉलेज में आ पाया। इस कॉलेज की बहुत सी ब्रांचेस हैं। हम कह सकते हैं कि हर राज्य में इसकी एक अलग ब्रांच है। इस कॉलेज का असली मालिक कौन है, ये कोई नहीं जानता और शायद कभी किसी को पता ही ना चले। ये अमीर लोग, ये सब सोचते सोचते कृष्ण उस होटल से उस बड़े से होटल के सामने खड़ा था और वहाँ पर पार्टी चल रही थी। वो भी सबके साथ अंदर जाता है। वो बाहर खड़े गार्ड को अपना कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अंदर चला जाता है। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जो लोगों से भरा हुआ था। सब लोग वहाँ पार्टी का मज़ा ले रहे थे। जब ये सब देख रहा था कि तभी एक खूबसूरत सी लड़की स्टेज पर आती है और अपनी मीठी आवाज़ में सबका स्वागत करती है। वो सभी न्यू स्टूडेंट्स का अपने कॉलेज में वेलकम करती है और एक लंबी स्पीच देती है। इसके बाद ये पार्टी शुरू हो जाती है। इसी पार्टी में सिंघानिया का छोटा बेटा भी आया था। वो भी एक स्टूडेंट है और वो सीनियर है, इसलिए बहुत से लड़के और लड़कियां उससे मिलने के लिए जा रहे थे। कृष्ण ने सुना था कि अगर वो अपने किसी सीनियर के साथ दोस्ती कर लेगा तो उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बड़े कॉलेज में हादसा होना एक आम बात है। इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे मिल ही नहीं पाता। इससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कृष्ण बहुत उदास होता है और वहीं पास की एक टेबल पर बैठ जाता है जहाँ वो वहाँ बैठा था। तब अचानक से उसके ख्यालों में वो लड़की आने लगती है जिससे वो सुबह मिला था। ये सोचकर जब वो अपना हाथ उठाकर हिलाता है कि तब एक आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो उसका हाथ एक लड़की के कपड़ों से लग गया था, जिसे देखकर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और कृष्ण को बहुत सारी बातें सुना देती है और कृष्ण के कपड़े देखकर वो उसे भिखारी तक कह देती है। कृष्ण को ये बात बहुत दुखी कर देती है। उसने ये मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया था, लेकिन ये लोग उसे उसके कपड़ों से जज करते हैं। इस बात ने उसे ठेस पहुंचाई है और इन सब बातों से दुखी होकर वो गार्डन में चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। कुछ देर वो वहीं बैठा रहता है कि तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ उसी की उम्र का एक लड़का था जो शायद उसी के कॉलेज में होगा। ये सोचकर वो उसे एक स्माइल देता है। और लड़का कृष्ण के पास आकर ही बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे उसका नाम और क्लास कोर्स डिटेल्स पूछता है और अपनी भी डिटेल्स देता है। फिर वो लड़का कृष्ण को एक बोतल स्वीट मिल्क ऑफर करता है, जिसके लिए पहले तो कृष्ण मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। वो लड़का कृष्ण को बड़े ही अजीब नज़रों से देखने लगता है और कुछ देर बाद वो लड़का कृष्ण को एक कमरे में लेकर जाता है। जब कृष्ण उससे पूछता है कि ये कमरा किसका है, तो वो लड़का कहता है कि ये उसका है और कृष्ण को वहाँ उसी कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ ही देर बाद कृष्ण की आंख लग जाती है। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज दिस। सुबह के 9 बज रहे थे। कृष्ण अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। ये मखमल का बिस्तर ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों पर सो रहा हो। आज उसे बहुत अच्छी नींद आई। ऐसी नींद शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी भर कभी नहीं मिली। कृष्ण उठना नहीं चाहता था और वो अपने सपनों की दुनिया में मगन था, लेकिन उसका फ़ोन शायद वो ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे उठाने के लिए बजना शुरू कर दिया। कृष्ण अपने फ़ोन को नज़रअंदाज करके फिर से सोने जाता है, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बजे ही जा रहा था। कृष्ण अपनी नींद में ही फ़ोन उठाता है और कान के पास लगाता है, जहाँ से उसकी बहन की घबराई हुई आवाज़ आ रही थी, जो साथ में रो भी रही थी। उसकी बहन की ऐसी आवाज़ सुनकर कृष्ण की नींद एक झटके में खुल जाती है और वो अपनी बहन से पूछता है। फ़ोन कन्वर्सेशन, हेलो भाई। रोनी की आवाज़, क्या हुआ?
तुम रो क्यों रही हो? घबराते हुए भाई वो रोते हुए, वो क्या माया, कुछ बोलो, कुछ हुआ है, और पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो? कृष्ण अपनी बहन माया से पूछता है। भाई वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों, क्या हुआ है, बताओ। रोने की आवाज़। अच्छा शांत हो जाओ, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। भाई प्लीज़ जल्दी आ जाइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। फ़ोन कन्वर्सेशन एंड 30 मिनट्स। कृष्ण हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपनी बहन को खोजता है। कुछ देर में उसे वो मिल जाती है जो ऑपरेशन थिएटर के सामने लगी बेंच पर बैठी हुई थी। तभी उसे अपने भाई की आवाज़ आती है, माया। भाई इतना कहकर वो उसकी तरफ जाती है और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए कृष्ण माया से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और क्या हुआ, वो ऐसे क्यों रो रही है। जिस पर माया अपने आप को स्ट्रोक नहीं पाती और अपनी हिम्मत बड़ी मुश्किल से बांध कर कहती है, भाई मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर कृष्ण अपनी ही जगह जम जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की दुनिया रुक गई हो। ऐसे ही हालात में उसके मुंह से निकलता है, क्या? लेकिन कैसे कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ? भाई कल आप शाम को घर नहीं आए और मम्मी पापा आपको खोजने के लिए निकल गए, लेकिन ऐसा करते हुए उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और वो अभी यहाँ है। ये सुनकर तो मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। वो अभी भी अपने इसी सदमे में था, लेकिन तभी उसके सीने पर एक सर आता है जो उसकी बहन का था। वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, भाई उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं, जहां जाकर वो अपने सवालों की फुलझड़ी डॉक्टर पर लगा देते हैं। जिस पर डॉक्टर उन दोनों को शांत करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों उनके ऑफिस में पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें बैठाकर इशारा करते हैं और वो दोनों बैठ जाते हैं। बैठकर कृष्ण कहता है, डॉक्टर मेरे मम्मी पापा कैसे हैं और क्या वो ठीक है? उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उनकी हालत ठीक है ना? हाँ डॉक्टर अंकल बताइए ना, हमारे मम्मी पापा कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है? माया भी डॉक्टर से ये सवाल पूछती है, जिससे उसकी फिक्र बिल्कुल साफ दिख रही थी। वो बस 17 साल की है और एक स्कूल गर्ल है। डॉक्टर उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, पहले मुझे ये बताइए आप दोनों में से बड़ा कौन है? मैं डॉक्टर। कृष्ण अपना सिर हिलाकर कहता है। जिस पर डॉक्टर से बताते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मैंने अब तो उनका इलाज कर दिया है, लेकिन कृष्ण डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए कहता है, लेकिन क्या डॉक्टर? अब तो इलाज कर दिया है का क्या मतलब? आप उनका पूरा इलाज कीजिए। कृष्ण की बात सुनकर डॉक्टर अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है मैंने उनका अब तक तो इलाज कर दिया है, लेकिन अगर 10 घंटे में उन्हें पूरा इलाज नहीं मिला तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। जिस पर कृष्ण कहता है, तो परेशानी क्या है, आप इलाज कीजिए ना। बात यह है जो उनका इलाज के लिए चाहिए उसके लिए आप लोगों को पहले हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए जमा कराने होंगे, तब हम बाहर से वो दवाइयाँ मंगवा कर उनका इलाज शुरू कर सकते हैं। और ये मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक डॉक्टर और एक अच्छा इंसान होने के नाते अच्छा होगा कि आप जल्दी से जल्दी पैसे जमा कर दें, हम इलाज शुरू कर देंगे। और इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर दोनों भाई बहन अपनी ही जगह जम गए। सबसे पहले उसकी बहन होश में आती है और फिर वो अपने भाई को होश में लाते हुए कहती है, भाई हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, वो भी जल्दी ही। जिस पर कृष्ण हाँ कहकर अपना फ़ोन उठाकर अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को फ़ोन मिलाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन सब कुछ ना कुछ बहाना दे रहे थे। पीछे हट जाते हैं। 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब तक किसी ने वे कृष्ण की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जिससे उन दोनों भाई बहनों की हिम्मत टूटने लगती है। समय अपनी तेजी से बीत रहा था। अब केवल 3 घंटे बचे थे। कृष्ण ने हाथ पैर सब मार लिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। अपने रिश्तेदारों से लेकर अपने दोस्तों, बैंक को हर जगह बात कर ली, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम उसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में अब पानी आ गया था। उसके अंदर अपने मम्मी पापा को खोने का डर बढ़ता ही जा रहा था।
उसके हाथों से उसका फ़ोन छूट गया और वो वहीं हॉस्पिटल के बेंच पर बैठकर रोने लगा। आज उसके अपने और पराए दोनों ने उसे छोड़ दिया। वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी हिम्मत टूट गई हो। वो वहीं बैठकर अपनी हथेली में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगता है। वो वहाँ रो रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस होता है। जब वो ऊपर देखता है तब उसे एक व्यक्ति दिखता है जिसने बॉडीगार्ड जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो कृष्ण को देख रहा था। तभी वो व्यक्ति अपनी भारी आवाज में कहता है, क्या आप कृष्ण हो? अपना नाम सुनकर कृष्ण उस व्यक्ति को हाँ में जवाब देता है, जिस पर वो बॉडीगार्ड अपना हाथ हटा लेता है और 3 कदम पीछे चला जाता है। तभी उस बॉडीगार्ड के पीछे से एक हैंडसम सा लड़का निकल कर आता है, जिसके कपड़े ही उसकी अमीरी चीख चीख कर बता रहे थे। कृष्ण उस व्यक्ति को नहीं जानता था, इसलिए वो उससे पूछता है, आप कौन? ये सुनकर वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर कृष्ण उस व्यक्ति को की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? जी हाँ, मैं यहाँ आपको 50 लाख रुपए देने आया हूँ और आपके मम्मी पापा का इलाज कराने में आपकी पूरी मदद करने आया हूँ। वो व्यक्ति बेहद शांति से जवाब देता है, क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? कृष्ण ये सुनकर कृष्ण खुश हो जाता है और जल्दी से ये सब पूछता है, लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है और उसकी खुशी गायब हो जाती है। ये देखकर वो व्यक्ति जल्दी से कहता है, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ? जिस पर कृष्ण कहता है, मैं कैसे आपका यकीन कर लूँ? आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं। मैं तो आपको जानता तक नहीं। जब मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे करीबियों ने मेरी मदद नहीं की तो आप एक अनजान व्यक्ति होकर मेरी मदद कर रहे हैं। ये कैसा मजाक है? जिस पर वो व्यक्ति बड़ी ही शांति से कहता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। और रही मदद की बात, तो वो मैं नहीं, मेरी मास्टर आपकी कर रहे हैं और ये सब वो कर रहे हैं। इन सब के बदले में तुम्हें एक काम करना होगा और तुम्हारे मम्मी पापा की जान बच जाएगी। तुम्हारे पास केवल 20 मिनट है जवाब देना, और हाँ की कीमत कुछ भी हो सकती है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहीं कुछ दूर जाकर खड़ा हो जाता है और किसी को फ़ोन मिलाता है। कुछ देर उससे बात करने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ कृष्ण खड़ा था, जिसे देखकर वो व्यक्ति कहता है, तो बताइए आपका फैसला क्या है? जिस पर कृष्ण कहता है, मुझे मंजूर है आपकी हर शर्त, बस आप मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगा। और वो अपना सर हल्का सा झुका लेता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है, तुम्हें मेरे मास्टर से शादी करनी होगी। ये सुनकर कृष्ण बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और वो उस व्यक्ति को देखने लगता है। वो व्यक्ति फिर कहता है, हाँ तुम्हें मेरे मास्टर से शादी करनी होगी, वो भी अभी, आज और इसी वक्त। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा का इलाज तब तक करवा दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति कृष्ण को अपने साथ लेकर जाता है। साथ ही वो कृष्ण के सामने हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए जमा करा देता है ताकि उसे यकीन हो जाए। 20 मिनट बाद कृष्ण मंडप में बैठा था। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी कृष्ण बता सकता है कि वो लड़की बेहद खूबसूरत है। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और आधे घंटे में ही उनकी शादी हो जाती है। कृष्ण ने दूल्हे का लिबास पहन रखा था, वहीं उसकी दुल्हन भी लाल जोड़े में सजी हुई थी। ये सब देखकर कृष्ण अपने अंदर ही कहता है, आई एम सॉरी मॉम एंड डैड। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही हो तो आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा गला सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।